जब से देश में 2014 के बाद से मोदी सरकार बनी है, उसके बाद से ही देश की आंतरिक सुरक्षा काफी मजबूत। कुछ घटनाओं को भले ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मौकों पर और भारत के अधिकतर इलाके में बम धमाके नहीं हुए हैं, जो कि केंद्र सरकार की सक्रियता और सख्ती को दर्शाता है। लेकिन पिछले साल की सर्दियों में देश की राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले लाल किला के पास 10 नवंबर 2025 की शाम जोरदार तरीके से धमाका हुआ, जिसमें कई दुकानों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद था 11 लोगों की मौत होना और कई अन्य लोगों का भी गंभीर रूप से घायल होना। इसी धमाके को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या है वो खुलासा और किस पर जा रहा है शक? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो लाल किला धमाका आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने कराया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। इससे पहले भारत की एजेंसी एनआईए की जांच में भी यही सामने आया था। दरअसल 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार अल-कायदा से जुड़ा हुआ संगठन ही बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की 38वीं रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि AQIS ने इस धमाके को अंजाम दिया। इसमें कहा गया है कि AQIS अब छोटे छोटे सेल के जरिए काम कर रहा है और उसने अपना लॉजिस्टिक्स फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैनात कर लिया है, यानी कि वो भविष्य में भी भारत के अंदर कई धमाकों की साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर सकता है, जिन्हें रोकना और विफल करना जांच और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने होगी। इस रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा गया है कि जो आतंकवादी संगठन है, ये फंड जुटाने और उसे इधर उधर भेजने के लिए भी डिजिटल करेंसी का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। निगरानी टीम ने सुझाव दिया कि प्रतिबंधों का सामना कर रहे आतंकवादी समूहों से जुड़े हुए क्रिप्टो करेंसी एड्रेस को यूएन के प्रतिबंध उपायों में शामिल करने पर विचार किया जाए। इससे पहले भी आई यूएनएससी की 37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान से चलने वाले जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया था। अब तक इस पूरे हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की लगातार 2 रिपोर्ट सामने आई हैं, जिनमें 2 अलग अलग आतंकी संगठनों के नाम भी सामने आ चुके हैं। हालांकि एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया था कि आरोपी AQIS से ही जुड़े हुए थे। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह संगठन AQIS आखिर है क्या। तो इसकी स्थापना साल 2014 में हुई थी, यानी कि आज से लगभग 12 साल पहले। AQIS अल-कायदा का दक्षिण एशिया में यानी कि साउथ एशिया में सक्रिय संगठन है। सितंबर 2014 में अल-कायदा प्रमुख ऐमान अल-जवाहिरी ने इसे बनाया था। इसका मकसद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अल-कायदा का नेटवर्क बढ़ाना था। अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर इसके मुताबिक AQIS फिलहाल मुख्य रूप से अफगानिस्तान में सक्रिय है। हालांकि वहां पर तालिबान का शासन है, लेकिन फिलहाल जो इसका बेस ग्राउंड है वो अफगानिस्तान ही बताया जाता है। जबकि इसके जो तमाम नेटवर्क हैं उनकी गतिविधियां पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में भी बताई जाती है। ये संगठन बड़े हमलों के बजाय छोटे छोटे सेल के जरिए काम करता है। टारगेटेड अटैक्स और हत्या, हथियारबंद हमले, घात लगाकर हमला और आत्मघाती हमले जैसे कि सुसाइड अटैक्स होते हैं, तमाम ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है। अमेरिका ने भी साल 2016 में इसे विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इस संगठन ने अब तक कई घटनाओं को अंजाम दिया है। मसलन साल 2014 में पाकिस्तान के कराची में पाकिस्तानी नौसेना के डॉकयार्ड पर हमला हुआ था, जिसमें एक अधिकारी की मौत हो गई थी। इसके बाद नवंबर 2014 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रोफेसर AKM शफीउल इस्लाम की हत्या हो, या फिर उसके कुछ ही महीनों के बाद साल 2015 में लेखक और ब्लॉगर अविजित रॉय की हत्या हो। फिर अप्रैल 2016 में भी ढाका में ही अधिकार कार्यकर्ता जुल्हास मनान और महबूब तनोई की हत्या का मामला हो। सब कुछ इसी संगठन ने कराया था। आपको बता दें, AQIS जैसा कि इसके नाम में भी शामिल है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देशों जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान ये तमाम देश शामिल हैं, यानी कि बांग्लादेश में भी अपने आतंकी सेल बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS बांग्लादेश में भी अपने आतंकी सेल बनाने की लगातार तेजी से गतिविधियां कर रहा है।
रिपोर्ट में इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया गया है। यूएनएससी की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम की यह रिपोर्ट 10 अगस्त को जारी की गई थी। इसमें कहा गया कि AQIS अब बिखरे हुए छोटे छोटे आतंकी संगठनों की बजाय एक बड़े क्षेत्रीय यानी कि रीजनल आतंकी नेटवर्क के तौर पर विकसित हो चुका है। संगठन ने अपना लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क भी यानी कि वित्तीय तरीके से जो नेटवर्क होता है उसे तैयार कर लिया है और अब बड़े समूहों के बजाय छोटे छोटे अलग अलग सेल के जरिए काम कर रहा है। स्लीपर सेल्स भी आप इनको कह सकते हैं, जो हमारे बीच रहते हैं लेकिन उन पर हमें विश्वास नहीं होता कि वो इस तरीके की आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIL और दाइश लंबे समय से ऐसे जहरीले रासायनिक और जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केमिकल वॉरफेयर की, जिनसे बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि अब तक वो इसमें अभी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ऐसे तमाम हथियार बनाना बेहद मुश्किल होता है, काफी जटिल और कठिन काम होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन आतंकी संगठनों से जुड़े हुए ऑनलाइन नेटवर्क पर अब भी ऐसे जहरीले पदार्थ बनाने के तरीके और जानकारी साझा की जा रही है। फरवरी में ISIL की अंग्रेजी पत्रकारिता इन्वेड में बोटुलियम टॉक्सिन और साइनाइड जैसे जहरीले पदार्थ तैयार करने से जुड़े हुए निर्देश भी प्रकाशित किए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ISIL के यानी कि खुरासान चैप्टर जो है, इसने पिछले 12 महीनों के दौरान अपने नेटवर्क में राइसिन नाम के एक बेहद जहरीले विष को शामिल किया है। तैयार करने में इसको जानकारी भी साझा हो चुकी है। आपको बता दें कि देश की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि NIA, जो कि भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसने भी मई में 11 आरोपियों के खिलाफ करीब 7500 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिस पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट आने वाली 27 अगस्त को सुनवाई करेगी। इस चार्जशीट में 580 से ज्यादा गवाहों के बयान भी शामिल हैं। इसमें दावा यह भी किया गया था कि सभी आरोपी आतंकी संगठन सार गजवत उल हिंद और अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि इसी AQIS से जुड़े थे। NIA की जांच में सामने आया था कि कुछ आरोपी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित मेडिकल प्रोफेशनल्स भी थे। 2022 में श्रीनगर में हुई एक गुप्त बैठक में उन्होंने AGUH इंटरिम नाम से एक संगठन को फिर से सक्रिय किया और ऑपरेशन हेवनली हिंद शुरू किया था। आरोपियों ने नए सदस्यों की भर्ती और बड़े पैमाने पर विस्फोटक तैयार किए थे। एजेंसी ने भी बताया कि धमाके में इस्तेमाल TATP विस्फोटक आरोपियों ने खुद तैयार किया था। इसके लिए केमिकल और उपकरण ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से जुटाए गए थे। वैसे जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी AK-47, क्रिनकॉफ राइफल्स और अन्य हथियार जुटाने के लिए भी साथ साथ ड्रोन और रॉकेट ऑपरेटेड IED पर भी प्रयोग कर रहे थे। इंटेलिजेंस एजेंसी ने अब तक इस पूरे मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सुरक्षा बलों ने कुल 8 लोगों को भी गिरफ्तार पहले किया था, जिनमें से कई पेशेवर डॉक्टर और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। इस हाई प्रोफाइल आतंकी मॉड्यूल की जांच में यह बात भी सामने आई कि उच्च शिक्षित पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स खासतौर पर इस साजिश की योजना, लॉजिस्टिक्स और क्रियान्वयन में शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील राथर और लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन सईद, जिन पर जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद के बीच लॉजिस्टिक्स और हवाला नेटवर्क के जरिए करीब 20 लाख रुपए मैनेज करने का आरोप है। ये तमाम सोचिए डॉक्टर्स थे, आतंकवादी भी थे, सहित अन्य मेडिकल पेशेवर शामिल हैं, जिन पर साजिश में मदद करने और विस्फोटक सामग्री की जानकारी छिपाने या प्रबंधित करने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह मॉड्यूल अलकायदा से जुड़े हुए नेटवर्क के तहत काम कर रहा था। आरोपियों ने कथित तौर पर छिपने के ठिकाने उपलब्ध कराने और आत्मघाती हमले के लिए साजो सामान जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। NIA ने पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में 7500 पन्नों की मुख्य चार्जशीट भी दायर की थी, जैसा कि हमने आपको बता दिया। इसमें कुल 10 आरोपियों को नामजद किया गया है। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि UNSC दिल्ली ब्लास्ट रिपोर्ट क्यों दे रहा है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर बड़ी ही सख्त नजर रखता है। इसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम भी काम करती है, जो कि आतंकी संगठनों के नेटवर्क, फंडिंग और गतिविधियों की जानकारी जुटाकर रिपोर्ट बनाती है। अलकायदा और ISIS से जुड़े हुए संगठनों के लिए UNSC की 1267 सेक्शंस कमेटी काम करती है।
इसके तहत मॉनिटरिंग टीम अलग अलग देशों से मिली हुई जानकारी के आधार पर आतंकी संगठनों से जुड़े हुए खतरे का आकलन करती है। यूएनएससी ऐसे तमाम संगठनों और उनसे जुड़े हुए लोगों पर यात्रा प्रतिबंध, हथियारों पर रोक और संपत्ति फ्रीज जैसे प्रतिबंध भी लगाता है। लाल किला ब्लास्ट में यूएनएससी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में हमले में AQIS से जोड़ा गया है। तो फिलहाल भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में लाल किले के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि NSG के लगभग 20,000 जवानों को तैनात किया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।